हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप सबका नया साल बहुत अच्छा जा रहा है और आप सभी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बहुत अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे अभी तक आप अपने कितने रेजोल्यूशंस पूरे कर पाए हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया 2023 की इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में, जो कि आने वाले जुडिशरी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अपनी उस सीरीज़ को तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स रहने वाली हैं, जो 2023 की थी उनके बारे में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि अब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है अमेंडमेंट के बाद, तो वो कई स्टेट की जुडिशरी में और एग्ज़ाम्स में एक बहुत ही रेलेवेंट पार्ट प्ले करता है और जुडिशरी में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट से। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा रहने वाला है। तो आज की जो पहली जजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नारायण चेतन राम चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि अगर एप्लीकेंट है, अक्यूज्ड है, जो कि जुवेनाइल है, उसने अपना ओनस डिस्चार्ज कर दिया है, अपना जो स्कूल से बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो स्कूल से ऑब्टेन किया गया है, वो दिखाकर अपनी जुवेनिलिटी को प्रूव कर दिया गया है, तो अगर स्टेट को ये दिखाना है कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्डल है वो फॉल्स है, तो स्टेट को एक बहुत ही कंपेलिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस के साथ आना पड़ेगा। ये कहा गया नारायण चेतन राम चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। हालांकि अगर देखें तो जो नारायण चेतन राम चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, ये बहुत ही एक यूनिक केस रहा, क्योंकि इसमें डेथ पेनल्टी का केस रीओपन किया गया ये इंक्वायर करने के लिए कि जो जुवेनिलिटी थी वो केस के टाइम, क्राइम जब हुआ उस टाइम थी या नहीं, और जो कन्विक्ट था उसे 28 साल के बाद, ऑफेंस के 28 साल के बाद जुवेनाइल पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिलीज के ऑर्डर किए। यानी कि ये जजमेंट सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें ये भी बताती है कि जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट्स होते हैं या प्रिंसिपल जजेस होते हैं या जो स्पेशल कोर्ट्स के जजेस होते हैं, उनका सेंसिटिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पहली जजमेंट। नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। पवन कुमार में जो बात कही गई, यही बात कही गई थी ऋषिपाल सिंह सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इस जजमेंट में जो क्वेश्चन आंसर किया गया वो ये था कि वेदर कोर्ट कैन गिव बेनिफिट टू चाइल्ड और जुवेनाइल by considering the age on lower side within the margin of 1 year in the case exact assessment of the age cannot be done। यानी कि अगर किसी बच्चे की जो कि जुवेनाइल है और अक्यूज्ड है किसी क्राइम में, उसकी एज अगर एग्जैक्ट पता नहीं लगाई जा रही, उसकी एज का कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे केस में जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। यानी कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेता है, मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी जो बच्चे की एग्जैक्ट एज है उसका पता नहीं चल पाता, बल्कि एक रेंज पता चलती है। जैसे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताएंगे कि 18 से 20 साल के बीच में जो है जुवेनाइल की एज है। तो ऐसे में क्या जुवेनाइल को बेनिफिट दिया जा सकता है कि अगर उसकी एज को 1 ईयर लोअर कर दिया जाए मार्जिन से, तो उससे ऐसा करके बेनिफिट दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है येस। जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2007 रूल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जो रूल 12 है उसका सब रूल 3 का बी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं हो पा रही एज की, तो कमेटी जो है रीजंस रिकॉर्ड करके बच्चे को नेसेसरी बेनिफिट दे सकती है उसकी एज को लोअर करके। जैसे अगर 18 साल का बच्चा है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ये बता रहा है कि बच्चे की एज 18 से 20 के बीच में है, तो उसे 1 साल का बेनिफिट देकर 17 साल का मानकर बेनिफिट दिया जा सकता है। जजमेंट को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिस तरह पवन हिलती डुलती रहती है, पवन माने हवा, एक जगह टिक कर नहीं रहती, उसी तरह अगर बच्चे की एज एक जगह टिक कर नहीं रह पा रही तो उसे बेनिफिट दिया जा सकता है रूल 12 सब रूल 3 के बी के अकॉर्डिंग, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग।
तो जो हमारे पास आज की नेक्स्ट जजमेंट है वो है दुर्योधन माझी एलियास दुर्जा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2023 ओडिशा हाई कोर्ट। तो इस जजमेंट में ये सवाल उठा कि वेदर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैज़ इंडिपेंडेंट एविडेंशियल वैल्यू, यानी कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, एसएलसी होता है, उसको एज डिटर्मिन करने के लिए या डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए एक एविडेंस माना जा सकता है, या उसकी कोई इंडिपेंडेंट एविडेंशियल वैल्यू है। तो इसका आंसर है नो। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका रीज़न ये माना जा सकता है कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है उसमें टेम्परिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर स्कूल से जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया जाता है, उसे हम डेट ऑफ बर्थ का एक कंक्लूसिव प्रूफ मान सकते हैं। लेकिन जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसे एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जा सकता डेट ऑफ बर्थ डिटर्मिन करने के लिए। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है श्रीराम रावत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये जजमेंट 2022 की है और इस जजमेंट में बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो डिग्री ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड होता है प्रोसीडिंग्स के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे, वो डिग्री ऑफ प्रूफ हायर होती है जब एक नॉर्मल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलनी होती हैं। यानी कि अगर जुडिशरी में सवाल आए कि डिग्री ऑफ प्रूफ कहाँ पर हायर रहता है, तो वो हम आप टिक करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। जब एक एप्लीकेशन आती है क्लेमिंग जुवेनिलिटी, जहाँ पर जुवेनिलिटी को क्लेम किया जाता है बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का प्रोसीजर लगता है। इस प्रोविजन के अंदर जो बोर्ड है वो प्रोसेस चलाता है एज डिटर्मिनेशन की, जिसमें कि एविडेंस सीक किया जाता है और उससे एज रिकॉर्ड की जाती है। अब एविडेंस या तो डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, यानी कि बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल से ऑब्टेन किया डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, या फिर मेडिकल एविडेंसेस जो हो सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे की इंक्वायरी, आगे की जो भी प्रोसेस है वो की जाती है। तो इसीलिए जो बेसिकली डिग्री ऑफ प्रूफ होता है वो हायर रहता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे बच्चे की एज डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि एक सीरियस मामला हो जाता है। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है शुभम जैना एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2023 ओडिशा हाई कोर्ट। इस जजमेंट में जो इश्यूज आंसर किए गए उनमें पहला था कि वेदर द प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल as provided under section 438 CRPC will be applicable to children in conflict with law, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से लॉ के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर था यस। अगला सवाल जो था वो ये था कि इज देयर एनी फोर्स इन द आर्ग्यूमेंट दैट सिंस देयर इज नो प्रोविजन फॉर अरेस्ट अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एंटिसिपेटरी बेल कैनॉट बी ग्रांटेड एज एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट इज अ प्री कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। तो इसका आंसर है नो। तो इसका आंसर जो दिया गया, जो रीजनिंग दी गई वो ये दी गई कि भले ही वर्ड अरेस्ट ना हो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, पर ये ऑपरेट नहीं कर सकता डेट्रीमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हु हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी एप्रीहेंडेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। भले ही अरेस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, पर हम ये इस चीज़ को नेगेट नहीं कर सकते कि अगर कोई बच्चा है जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है और रीज़न टू बिलीव है उसके पास कि वो अप्रीहेंडेड किया जा सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो उसके पास भी एंटिसिपेटरी बेल का राइट होना चाहिए। इसीलिए इसका आंसर नो में किया गया। और साथ ही इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि 438 का प्रोविजन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पर ना लगे तो ये अमाउंट करेगा अनड्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पर्सनस राइट टू लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो भी तब जब वो एक बच्चा है। तो उम्मीद करते हैं आज की जजमेंट से आपने बहुत कुछ सीखा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स अब आपको याद रहेंगी, और आगे भी इसी तरह की और जजमेंट्स जानते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।